नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार में अब जमीन की मापी के दौरान कर्मचारियों को जमीन मालिक को उसका सरकारी नक्शा भी दिखाना होगा। लिहाजा अब जमीन मापी में गड़बड़ी कर विवाद पैदा नहीं कर पाएंगे। आपको बताते चले, मापी के लिए उन्हें हर हाल में सरकारी नक्शा लेकर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर जमीन के नक्शे की होम डिलीवरी से भी जल्द चालू हो जाएगी। विभाग के मंत्री हर सप्ताह 5 दिन लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने बुधवार को विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह भी थे और मंत्री ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही कहा कि सभी अंचलों में जमीन का नक्शा 2-2 प्रतियों में उपलब्ध होना चाहिए। सभी अमीन सरकारी नक्शा लेकर ही जमीन की मापी करने स्थल पर जाएंगे। उन्होंने निदेशक जय सिंह को आदेश दिया है कि सर्वे कैंप कार्यालय के कार्यों का फीडबैक लेकर मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक हर हफ्ते 5 दिन पटना में हज भवन के पास स्थित सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जनता से मिलेंगे। शनिवार और रविवार को वह मुजफ्फरपुर में अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाएंगे। जनता की समस्याओं को सीधा सुनने के लिए जनता दरबार शुरू किया जा रहा है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर सभी निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट मांग ली है। इसमें दलों के आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा। आयोग के निर्देश के आलोक में आपको बताते चले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार ने राज्य के निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट मांगी। निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू ने यह जानकारी दी है। आपको बताते चले, जारी निर्देश के अनुसार अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए विस्तारित तारीख तक जमा किया जाना चाहिए, जबकि वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक जमा करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव खर्च का विवरण विधानसभा चुनाव के पूरा होने के 75 दिनों और लोकसभा चुनाव के पूरा होने के 90 दिनों के अंदर जमा कराई जानी चाहिए। निर्देश के अनुसार वैसे सभी निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिनका मुख्यालय बिहार में स्थित है, उन्हें निर्धारित समय पर रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय में जमा करना है। राज्य में 11 प्रमुख मान्यता प्राप्त निबंधित दलों के अतिरिक्त गैर निबंधित मान्यता प्राप्त 150 राजनीतिक दल हैं। मान्यता प्राप्त निबंधित दलों द्वारा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाती है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के शामिल होने के बाद से कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने करीबी माने जाने वाले नेता से दूरी बना ली है। शपथ ग्रहण के बाद ना तो आरसीपी सिंह ने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री को थैंक यू कहा, ना ही मुख्यमंत्री ने अपने करीबी नेता को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं की इन हरकतों से कयासों को और हवा मिल गई। हालांकि पार्टी नेता ऐसे किसी भी बात से साफ इनकार कर रहे। जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के ट्वीट नहीं करने को अलग नजर से देखने की जरूरत नहीं है। यह जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर बात के लिए ट्वीट ही करें, लोग बातचीत भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी में नाराजगी है और नाराज होने का कोई कारण भी नहीं बैठता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बने हैं और ये तो खुशी की बात है। कैबिनेट में जेडीयू के एक ही नेता को जगह मिलने के बाद पार्टी में हाहाकार के सवाल का जवाब देते हुए कुशवाहा ने कहा कि कोई हाहाकार जैसी बातें नहीं है। मीडिया में जो बातें चलती हैं उसका आधार कुछ नहीं होता, बस अटकलबाजी होती है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा था कैबिनेट विस्तार के संबंध में बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं और वो बात कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की और जो निर्णय हुआ वो सबके सामने है। बिहार बुलेटिन में पटना का रुख करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला जिले के पाटिलपुत्र थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग लड़की के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बदहवास हालत में लड़की ने अपने साथ ही हुई घटना की जानकारी पाटिलपुत्रा थाने में दी है और मदद की गुहार लगाई। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई का
कर घटना में शामिल दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं मेडिकल जांच में रेप पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि होते ही दोनों आरोपितों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद दिए गए धोखे का है। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता की आरोपी से दोस्ती हुई। प्लान के अनुरूप दोस्ती को प्यार का रूप दिया गया और फिर भावनाओं की आड़ में नाबालिग को धोखे से होटल बुलाया गया, जहां आपको बताते चले आरोपी ने अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। सुपौल त्रिवेणीगंज मधेपुरा सीमा स्थित कमरगामा पुल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर कलकत्ता के एक टेक्सटाइल व्यापारी के कर्मी से करीब 1,35,000 रुपए लूट लिए। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में अभी जुटी हुई है। इस संबंध में टेक्सटाइल व्यापारी के कर्मी ओम प्रकाश राठी ने बताया है कि वह कलकत्ता से अपनी ही कार से ड्राइवर के साथ बकाया रुपए की वसूली करने के लिए निकला था। वह प्रतापगंज, सिमराही, राघोपुर, पिपरा और त्रिवेणीगंज से कलेक्शन कर मधेपुरा की ओर जा रहा था। कमरगामा पुल के पास पहुंचने पर पेशाब करने के लिए उसने गाड़ी रोकी। इसके बाद लाल रंग की अपाची बाइक से दो अपराधी आए और हथियार दिखाकर कार का शीशा खोलने के लिए उससे कहने लगे। गोली मारने की बात पर कार का दरवाजा खोल दिया गया। इसके बाद अपराधियों ने गाड़ी में रखे एक बैग लेकर चलते बने और आपको बताते चले बैग में कपड़े और नगद 1,35,000 रुपए थे। बैग में तकादा के दौरान व्यापारियों द्वारा दिए गए करीब 3,50,000 रुपए के चेक भी थे। पीड़ित ने कहा है कि वह काफी घबरा गया था, इस वजह से पुलिस को सूचना देर में दी है। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया है, मामला संदेहास्पद लग रहा है। पीड़ित स्टाफ द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। तो लूट, चोरी और हत्या जैसी घटनाओं से इन दिनों मुजफ्फरपुर के लोग दहशत में हैं। ताजा मामला सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी क्षेत्र के रेपुरा का है। यहां बुधवार को हथियार के बल पर एसबीआई के ब्रांच से करीब 6.82 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। लूट, आपको बताते चले, लूट की रकम आधिकारिक पुष्टि भी अभी बाकी है। वारदात को अंजाम देकर बाहर निकलने के दौरान कुछ दूर से लोगों ने बदमाशों की करतूत का पूरा वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि घटना को करीब 5 से 6 बदमाशों ने अंजाम दिया। हालांकि वीडियो में 5 शख्स दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग पुलिस को बुलाने की भी बात कर रहे थे। हालांकि भागने के दौरान बदमाशों ने लोगों को डराने के लिए बैंक के बाहर खड़े लोगों की तरफ फायरिंग भी शुरू कर दी थी, ताकि लोग डर में आ जाए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी जयंतकांत मौके पर पहुंचे। इस दौरान बैंक के कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ की। फिलहाल बैंक और आसपास में कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उसे भी पुलिस अब तलाश करेगी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो चुका है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया। कहा है, देश की राजनीति में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। 3 महीने में 2 बार कोरोना से ठीक होने के बावजूद वीरभद्र 23 अप्रैल से आईजीएमसीएच में भर्ती थे। 87 साल के वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक, 5 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वह सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। वीरभद्र सिंह ने इसी साल जनवरी में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को मजबूत पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नसीहत देते हुए कहा था, कुछ लोग कांग्रेसी बनते हैं और अपने लोगों के जरिए कांग्रेस को ही हराते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं कांग्रेसी था, मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा। पटना का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को हो चुका है। 43 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह भी मिल चुकी है। इन चेहरों में 2 बिहार के हैं। इस बार जेडीयू से पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह और एलजेपी पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद पशुपति तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू खेमे में
सन्नाटा पसरा है। जिस तरह की खुशी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद होनी चाहिए थी, वैसी ना तो मंत्री आरसीपी सिंह में दिख रही है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। अभी तक उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है। दरअसल मंत्री बनने के बाद अभी तक आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद नहीं दिया, ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी को अब तक मंत्री बनने की बधाई दी है। ट्विटर पर भी इन नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन सब गतिविधियों को देखने के बाद कयासों का दौर अब शुरू हो चुका है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता कैबिनेट में सांकेतिक एंट्री पाकर नाखुश हैं। वहीं दोनों नेताओं में कोल्ड वॉर भी अब शुरू हो गया है। पटना का रुख करते हैं। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बुधवार को सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी कर दिए। डीजीपी ने कहा है कि साइबर अपराध और इसके अनुसंधान में सहयोग के लिए बनाए गए साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट के काम की हर क्राइम मीटिंग में अलग से इसकी समीक्षा की जाएगी। साइबर अपराध से जुड़े मामलों में अब आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। थानेदार एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई के फीडबैक के बाद साइबर अपराध को लेकर जिला पुलिस की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जारी किए गए निर्देश में जिले के एसपी को कहा गया है कि आम लोगों को साइबर अपराध से जुड़ा मामला दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाए। समीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को भी भेजनी है। साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक और कांडों के तकनीकी अनुसंधान में मदद के लिए राज्य भर में 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। यह यूनिट हर जिले में काम कर रही है। डीजीपी ने सीसीएमयू के अफसरों को जरूरत पड़ने पर दोबारा ईओयू से ट्रेनिंग दिलाने की बात कही है।